Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं आप लोग के? सिलेबस विथ अंडरस्टैंडिंग कोई बोलेगा? सर अभी तो सिर्फ मैकेनिक्स की क्लास हो रही है और एमओएस की क्लास हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स की? नहीं सर, थर्मोडायनेमिक्स की तो नहीं हुई अभी। दिवाली के बाद में एक हुई थी, एक क्लास हुई। और मटेरियल एमएससी की भी साइंस एक या दो क्लास ही हुई थी। मटेरियल साइंस की भी होती है सर, कभी कभी मतलब फिर या तो फिर अगर सर को कुछ काम नहीं आ जाए तो कैंसिल करते हैं। बाकी मटेरियल साइंस की बोल रही है। और एक और सब्जेक्ट है ना, बाकी उनके मैथ। नेटवर्क इशू वगैरह मैथ्स में तो हो गया है सर, उसमें बस डिवीजन टेस्ट चल रहा है। अच्छा सर मैथ्स में ध्यान दीजिएगा, मैथ्स में बहुत सारे सीनियर्स के बैक लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो ध्यान देना मैथ में ज्यादा। हाँ सर। सर एग्जाम प्रोबेबली जनवरी में ही होंगे ना? अभी तो जनवरी में शेड्यूल है ना? हाँ सर, वो कुछ जने कह रहे कि जनवरी में इलेक्शंस होंगे तो उस वजह से शायद शिफ्ट हो। अभी ये पार्षद वगैरह के चल रहे हैं ना सर, तो ऐसा कुछ चांसेस है या जनवरी होंगे। चलो कोई नहीं, हमें पढ़ाई जारी रखना है। हाँ सर। स्टूडेंट्स भी कम आ रहे हैं तो टीचर के भी वैसे टीचर को तो एक स्टूडेंट हो तभी पढ़ाना चाहिए, बट थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है फैकल्टी भी। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं स्टूडेंट आ रहे हैं? अगर टीचर का तरीका सही नहीं है तो आप स्टूडेंट हो, आपको इंडिविजुअली बताना भी चाहिए कि सर ऐसे सही होता है, ऐसे सही होता है, बताना चाहिए। तो स्टूडेंट आएंगे तब तो बताएंगे। तो टीचर के पास भी आर्गुमेंट रहेगा, मतलब वो रहेगा, एक्सक्यूज रहेगा कि तुम तो आते ही नहीं हो, कैसे बता सकते हो तुम कैसा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है यार आगे। अभी आप लोग का 3rd सेमेस्टर ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन नाम से पता चल रहा है कि कोई कंडीशन होगी जो बाउंड्री पे होगी। कोई भी मशीन मेंबर या कंपोनेंट है, उसके एंड पे, एंड मतलब बाउंड्री एकदम लास्ट में। बाउंड्री कहाँ होती है? लास्ट में होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कोई प्लेट है, सपोज ये प्लेट है, इसकी बाउंड्री कहाँ है? इसके पेरीमीटर्स पे। अंदर नहीं है बाउंड्री, अंदर तो सरफेस है। ठीक है, तो बाउंड्री का मतलब समझ में आ रहा है? एंड पे कोई कंडीशन अप्लाई करना होगा। कंडीशन वो ऐसा नहीं कि कंडीशन कोई ऐसा कि बोल दिया कि ये ऐसा है, उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना पड़ेगा उस कंडीशन को। मैथमेटिकली मतलब कोई इक्वेशन होगा। ठीक है, और इक्वेशन अभी मैंने लास्ट में अगर लाइन चेक करोगे, स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही क्या? सर दिख रही है। दिख रही है सर। दिख रही है ना? हाँ, तो लास्ट लाइन में लिखा है बाउंड्री कंडीशन आर सेट ऑफ इक्वेशन विथ इक्वालिटी। मतलब कोई मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ठीक है, y इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि y इज नॉट इक्वल्स टू 2। जैसे मैंने कल बोला था कि डिफ्लेक्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं बनेगा, ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है। एक फाइनाइट वैल्यू बतानी है आपको, 0 नहीं। 0 का मतलब बता दिया कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी, तो इससे कोई इक्वेशन थोड़ी ना बनेगा। इक्वेशन होगा सेट। जैसे y इक्वल्स टू 2 बोलूं या फिर y इक्वल्स टू 0 बोलूं, ये इक्वेशन होगा। तो ऐसे बाउंड्री कंडीशन बनेंगी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का यूज आप लोग अगर अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके होगे तो आपको याद होगा CF और PI। यस सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपने जब भी इक्वेशन आपको मिल जाता है y इक्वल टू सपोज C1x प्लस C2x, लास्ट में इक्वेशन बन जाता है CF प्लस PI के बाद
ऐसा इक्वेशन मिल जाता होगा फाइनली। तो इक्वेशन हाँ, में सर। मुझे y की वैल्यू चाहिए एट डिफरेंट डिफरेंट x, तो उसके लिए आपको C1 और C2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। तो उस C1 और C2 की वैल्यू दो बार दो निकालनी है। इसका मतलब में दो कम से कम कंडीशन चाहिए। मतलब मैं बोलूं x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है, ठीक है। x इक्वल टू G2 आ 0 पे जाएगा। y इक्वल टू 2 है, तो C2 की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ सर, 2 आ निकलेगी कि जाएगी। नहीं। y इक्वल टू 2 इक्वल हाँ टू सर। C1 इंटू 0 प्लस C2, 0 C2 की वैल्यू आ गई 2, लेकिन C2। अभी C1 की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो एक और कंडीशन देना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट आते हैं जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो एक इक्वेशन में, कैसे करते हैं, CF निकालते हैं अलग, PI निकालते हैं अलग, ठीक है। PI निकाल तो दें। मोस्ट केस में PI नहीं निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ CF निकालना होगा। CF निकालने के बाद आपको C1 और C2 की वैल्यू अगर चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू मुझे अलग अलग x पे चाहिए, तो C1 और C2 की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन चाहिए। कंडीशंस, यही कंडीशंस यहाँ पे बन जाता है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो वहां से जब y की इक्वेशन मिल जाएगा, तो हम डिफ्लेक्शन अलग अलग x पॉइंट, x का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये बीम है, बीम पे x की वैल्यू बदलते जाओ, वहां पे आपको डिफ्लेक्शन मिलता जाएगा, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन है y। आ रहा बात समझ में। सर एक डाउट है सर। हाँ पूछो। सर एक बार डिफ्लेक्शन और डेविएशन को एक्सप्लेन करना सर। डिफ्लेक्शन और कंफ्यूज है। डेविएशन को देखो, हाँ डेविएशन, डिफ्लेक्शन एक जनरल टर्म है, डिफ्लेक्शन एक जनरल टर्म है। अगर मैं बोलूं कि डेविएशन का मतलब अपनी जगह से हटना, डेविएट हो जाना, और डिफ्लेक्शन एक परमानेंटली एक डिफॉर्मेशन, मतलब एक बोल सकते हो चेंज आ गया उसके शेप में। पर्टिकुलर केस है। आ रहा बात समझ में। हाँ सर। जैसे ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, अगर इस बीम पे ट्रांसवर्स लोड लगाऊं मैं, तो ये ऐसे क्या होगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये वापस आएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया तो ये परमानेंट भी डिफॉर्म हो सकता है ऐसे। तो ये जो फाइनली इसमें डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। और डेविएशन, ये भी एक डेविएशन है, क्योंकि ये एक्सिस से अपने हट गया है, ठीक है। लेकिन इसमें दो चांसेस हैं कि ये परमानेंटली डिफ्लेक्ट भी हो सकता है, और हो सकता है इलास्टिक डिफ्लेक्ट हो, ये लोड हटाने के बाद वापस अपना शेप गेन कर ले, ठीक है। तो डेविएशन एक जनरल टर्म है डिफ्लेक्शन का। डेविएशन कई जगह आ सकता है, डिफ्लेक्शन हमें मशीन मेंबर्स में देखना है डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। आया कुछ समझ में। हाँ सर। जनरल टर्म है डेविएशन, जनरल टर्म है। डेविएशन हर जगह नहीं बोलेंगे हम, हमें डिफ्लेक्शन पढ़ रहा है यहाँ पे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डेविएशन ऑफ बीम नहीं पढ़ रहा है। आई बात समझ में कृष्णा। हाँ सर। शायद नहीं आया अभी, चलो इसको बाद में और समझाऊंगा। आ गया सर। हाँ। चलो, बाउंड्री कंडीशन क्या है, अ कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एट ऑल आर और part of the boundary of a region in which a set of differential condition is to be solved. Differential condition, differential equations, conditions are equations, is to be solved. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कंडीशन आर सेट ऑफ इक्वेशन विथ इक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंड कंडीशन लिखा है, एंड कंडीशन बोलो या फिर एंड नेचर, किसका, बीम का। बीम में एंड कंडीशन होती है ना, कई तरह की बीम हो सकती हैं। किसी में एंड कंडीशन क्या हो सकता है, फ्री, किसी में फिक्स्ड हो सकता है, किसी में हिंज्ड हो सकता है। तो तीन कंडीशन हमने पढ़ा है बीम में, याद है आपको, यस सर। याद है ना। तो तीन कंडीशंस हैं। अब आपको बाउंड्री कंडीशन बतानी है। चलिए पहले मैं
पहला कंडीशन क्या है, मैं ले लेता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, आप लोग बताते जाइएगा पहले। फिक्स्ड कंडीशन के लिए मैं कैंटिलीवर बीम को एग्जांपल लेता हूँ। ये बीम है, बीम पे लगा लोड ऐसा W, इसमें फिक्स्ड और फ्री दोनों आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? हाँ सर। आएंगे सर। फिक्स्ड और फ्री दोनों आ जाएंगे। अब ये बताओ, ये बेंड होगा? हाँ सर। हाँ। ठीक है, ऐसा बेंड होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यस ये सर। यहाँ पे जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, इसके बाद की जो लेंथ होगी, इसके बाद नहीं होगा, कर्वेचर नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट जाएगी। ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट, कर्वेचर नहीं होगा। एंड पॉइंट को पता ही नहीं चल रहा है कोई लोड है, वो तो बस इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए चल रहा है। समझ में आ रहा है? ए बी यस और सर। सी बी जो पोर्शन है उसको लग ही नहीं रहा है लोड है कोई, उसको बस ये इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि ये एसी से जुड़ा हुआ है, सी बी पोर्शन। ठीक है, तो ये स्ट्रेट रहेगा जैसा था। ये तो थोड़ा धीरे धीरे आगे देखेंगे हम लोग, ये समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे ये समझना है कि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर क्या है, क्या क्या जीरो है। पॉइंट ए पर देखिए, पहला पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट ए पर कंडीशंस क्या क्या है, मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। एंड कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे लगेंगी, ए और बी पर, बी पे। वही है बाउंड्री, लास्ट है वो। ठीक है, ए और बी पर लगेंगी। तो ए पर थीटा कितना होगा, 0। 0। ए पर वाई कितना होगा, 0। 0। ठीक है, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं कहां पे, बी पर। अच्छा एक और बाउंड्री कंडीशन हो सकती है क्या, मैं बोलूं कि ए पर बेंडिंग मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट बाउंड्री कंडीशन। पर ये होगी नहीं, नॉट इक्वल्स टू बाउंड्री इक्वलिटी कंडीशन नहीं होंगी। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बीसीज, ये है बीसीज। ठीक है, यस। नेक्स्ट इसी में फ्री एंड आ रहा है, तो फ्री एंड का भी देख लेते हैं। इसी में फ्री एंड क्या है, बी। बी का नेचर बताइए, थीटा मैक्स। थीटा मैक्स, ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है। होगा। थीटा मैक्स की वैल्यू कहाँ पता है, कुछ इक्वल्स टू नहीं है, नॉट इक्वल डालना टू पड़ेगा ना 0। थीटा मैक्स। वो थीटा मैक्स निकालने के लिए तो ये सब कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा थीटा मैक्स, थीटा मैक्स थोड़ी बता पाएंगे। बी पॉइंट पे क्या चीज 0 होगी, सर बेंडिंग देखिए मोमेंट। हमें बाउंड्री कंडीशन वो लेना है जो हमें इक्वेशन सॉल्व करने से पहले उसकी वैल्यू पता हो। आ रही बात समझ में, ओके सर। हाँ। हाँ, वो वैल्यू हमको पहले से पता हो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन मिला ही नहीं हमको, उससे पहले वैल्यू चाहिए ताकि हम कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सके बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 0 होता है बी पर, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आप पहले ही निकाल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले, क्यों? हाँ सर। तो Yes, बेंडिंग sir. मोमेंट को मैं एम से लिखते हैं, एम बी इक्वल्स टू B. 0। और क्या 0 होता है, शियर फोर्स। शियर फोर्स को मैं अब एफ से लिख रहा हूं। ठीक है, एफ एट बी 0। V से लिखते हैं ना, क्या शियर फोर्स तो अपन V से लिखते हैं ना। तो बुक में देखा होगा तुम लोगों ने। नहीं सर, वो अपने उसमें V से यूज किया था ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। हाँ वहाँ पे V वी से यूज किया था, वी। यस सर, वी यूज किया। हाँ शियर सर, फोर्स क्योंकि वो वर्टिकल होती है ना शियर फोर्स हमेशा V। लिख लेता हूँ, मुझे याद नहीं यार, बी से लिखा था मैंने यार। V इक्वल्स V एट बी,
इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ सर। अब हिंज सपोर्ट के लिए तो मुझे बनाना पड़ेगा क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो थर्ड इज हिंज्ड या फिर पिन्ड। सेकंड वन सर, क्या? फर्स्ट कैंटिलीवर था, ये सेकंड वन। अरे कंडीशंस चल रहा है ना, फ्री भी तो है। बीम नहीं चल रहा अच्छा है, कंडीशंस हाँ चल रहा है। ठीक है हाँ सर। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट में ए और बी दोनों जगह पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। ठीक है, तो बीम का जो डिफ्लेक्शन है कैसा होता है, अगर पॉइंट लोड है, कोई भी लोड लगा दो, डिफ्लेक्शन लगभग आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का होगा। हाँ सर। लोड अप्लाई किया कहीं भी, ये सेंटर पे नहीं लगा है, ठीक है, कहीं भी लगा दिया मैंने। सेंटर पे लग रहा है क्या, हटाऊं मैं, कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं सेंटर नहीं पे ही कहीं लग नहीं रहा लगा। है। चलिए यहाँ लगा दिया मैंने। हाँ, अब ये ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अब बताइए क्या क्या बाउंड्री कंडीशन होगी हिंज सपोर्ट के लिए। अभी ए और बी एक जैसे हैं, दोनों हिंज सपोर्ट है। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो किसी एक जगह पे निकाल लें, ए पर ही निकाल लेते हैं। तो ए और बी बेंडिंग दोनों हैं। मोमेंट जीरो। ठीक, तो क्या क्या चीज जीरो होगा, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, एम ए इक्वल्स टू 0, 0 और थीटा ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 0। हाँ और सर, नॉट वाई इक्वल ए, टू अपन थोड़ी ना लिखते। हाँ हाँ नहीं लिखते हैं, वो हटा देंगे अभी। वाई ए क्या होगा, वाई जीरो होगा। वाई 0 जीरो होगा। होगा। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, वाई बाय ये होगा। दोनों होंगे, एम ए। ये नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। यस सर। तो समझ में आ गया बाउंड्री कंडीशन। तो ये बाउंड्री कंडीशन आप लोग अप्लाई करके जो बाकी नॉन्स है वो फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा तीनों कंडीशंस के लिए, तीनों एंड कंडीशंस के लिए हाँ याद सर। रहेगा क्या क्या जीरो होगा। पहले फिक्स्ड में थीटा ए और वाई ए 0। ठीक है, दूसरे में फिक्स्ड और हिंज जैसे बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट और शियर शियर फोर्स। फोर्स 0, और तीसरे में बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन 0, थीटा इज फिक्स्ड नॉट और इक्वल टू 0। हिंज में तो सेम ही हो जाएगा ना सर। हिंज में हाँ दोनों जगह पे ना, फिक्स्ड और हिंज में सेम हो जाएगा या नहीं 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 इसमें एक सेम नहीं, हो में जाएगा, एमए कहीं तो भी सेम नहीं हो रहे हैं, तीनों अलग है। हाँ यस सर, तीनों अलग। हाँ अलग है सर, थीटा है और एम है। हाँ सर। ठीक है, तो चलिए अटेंडेंस दीजिए आप लोग। हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बीम।
हेडिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बीम। तो यहाँ पे सपोर्ट होगा कोई, यहाँ पर सपोर्ट होगा, यहाँ पे भी सपोर्ट होगा, कोई सपोर्ट होगा। वो अभी आपको दिखने में लग रहा होगा हिंज सपोर्ट है, दिख रहा है ना, लग रहा होगा। अगर इस तरह से बेंडिंग होती है तो लगेगा हिंज सपोर्ट है, अगर इस तरह से बेंडिंग होती है तो क्या लगेगा, फिक्स्ड सपोर्ट है। फिक्स्ड। ठीक है, अगर इस तरह से बेंडिंग होती है तो क्या है, फिक्स्ड और फ्री है। तो ये सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो अभी कोई भी सपोर्ट हो सकता है एंड पे। हमें जनरल इक्वेशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक बीम बनेगा तो इसका एक कर्वेचर होगा, कर्वेचर आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन हुआ है, कर्वेचर आएगा किसी ना किसी पार्ट में। उस कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा। जैसे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन था m/i सिग्मा बाई वाई और e बाई आर। ये r क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रहे जो ये पहला इक्वेशन है और ये जो टर्म है, इसी में हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास मोमेंट का इक्वेशन होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, बेंडिंग के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें रिलेशन निकालना है हमको। तो एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक छोटे से पोर्शन विच इज imparted as PQ, ये जो छोटा सा पोर्शन है PQ, उसी में देख रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, दोनों रेडियस होंगे, R होंगे। ये छोटा सा थीटा ले लिया हमने, d थीटा। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है PQ, ये है ds, छोटा ds ले लिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको दिखेगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं इस PQ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो सीधा जाएगा ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, अब ये आपको दिखेगा कि ये जो इसके अगर सेंटर से जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है और जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा जीरो डिफ्लेक्शन इस हॉरिजॉन्टल कर्व से, आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल कर्व, जो हॉरिजॉन्टल डैश्ड लाइन है वहां से स्टार्ट हुआ और डिफ्लेक्शन इतना हुआ है इसके टेंजेंट तक। ठीक है, तो टोटल एंगल तो थीटा होगा, लेकिन छोटे से पोर्शन के लिए डी थीटा। आ रही बात समझ में? तो टोटल स्लोप बना है वो है थीटा, इस छोटे से पोर्शन के लिए स्लोप कितना बनेगा, डी थीटा। तो ये पी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पॉइंट है क्या? कौन सा? पी वाला नहीं, यहां से स्टार्टिंग से लेके पी तक, वहां तक क्यू थीटा है। ठीक है, और उस छोटे से पोर्शन के लिए डी थीटा है। आरी समझे, एक पॉइंट लिया पी, उसके बाद छोटे से डिस्टेंस पे ले लिया क्यू, क्योंकि हम लोग छोटे से पार्ट में देख रहे हैं। आगे बात समझ में? हाँ सर। पी तक जो डिफ्लेक्शन होगा, कि देखो ये जो कर्व बनता जा रहा है, ये मैं यहां से देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, स्लोप। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। तो स्लोप क्या हो रहा है, ये देखो स्लोप बदलता जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिल रहा है। तो ये हम लोग एक छोटे से पोर्शन के लिए डी थीटा ले लिए, तो एक एंड पॉइंट पे थीटा था, तो छोटे से पोर्शन के लिए डी थीटा है। अब ये बताइए, आपको याद होगा चाप, त्रिज्या और कोण में रिलेशन होता है, ds इक्वल्स टू r d थीटा। एंगल, आर्क और रेडियस में। ds हाँ एक सर, इक्वेशन ds लिखिए इक्वल्स टू यहाँ r पे। d थीटा हो जाएगा। हाँ, इक्वेशन लिखिए, ds इक्वल्स टू r d थीटा। डी थीटा। ठीक है, इक्वेशन Yes, नंबर sir. 1।
अब ये जो छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा जो पोर्शन है पी क्यू, इसको बड़ा कर लिया मैंने, और ये टेंजेंट है इस लाइन के, तो इसका भी एंगल थीटा होगा। पी क्यू बहुत छोटा है ना, कर्वेचर नहीं माना, अब स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू बहुत छोटा है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या होगा, dy, और ये क्या होगा, dx, और ये क्या है, ds। ठीक है, तो एक और रिलेशन आता है, नहीं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, dy by dx. dx। इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट करना है। अब रिजॉइन कीजिए आप लोग, टाइम खत्म होने वाला है। जी सर। बंद क्यों नहीं?